तो आज से इकोनॉमिक्स के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स किसी भी कंपटीशन में पूछा जाने वाला एक सब्जेक्ट होता है। कोई ही ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हों। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो इकोनोमिया नामक वर्ड से हुई है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है या फिर यूनानी वर्ड इसे कह सकते हो। इकोनोमिया में हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जो हमारा पैसा है, पूंजी है, उसका प्रबंधन हम कैसे करें। इकोनॉमिक्स का मतलब आप जानते हो अर्थशास्त्र होता है, और इसमें हम पैसे के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि जो पैसा है उसका हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिकल वे में हम पैसे के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में जो पैसा आता है उसका कहाँ कैसे प्रैक्टिकल वे में कैसे प्रयोग होता है। तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, हम इसमें प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ। इकोनॉमिक्स इसी से रिलेटेड है कि जो पैसा है आपका वो कैसे बाजार को नियंत्रण कर रहा है प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। आपको ये याद होना चाहिए। एडम स्मिथ हो गए अपने वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने बुक लिखी है जो कि जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब इकोनॉमिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटे लेवल पर है, जबकि मैक्रो जो है वो बड़े लेवल पर है। इनके जनक जो है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पिता है उन्हें रैगनर फ्रिच के नाम से जाना जाता है, और मैक्रो के जो है पिता फादर है वो जेम कीन्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता रैगनर फ्रिच और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता जेम कीन्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारे आम जनजीवन में उपयोग होता है, जैसे कि किसी आदमी की डिमांड क्या है, वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाता है, कितना बचाता है, सारे दिन में वो कितना खर्चा करता है, उसकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या मांग है, उसे जीवन में क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। जैसे सप्लाई करना, कोई यानी कि छोटा मोटा बिजनेस किए हुए है तो उसकी सप्लाई है, डिमांड है, वो अपने घर के खर्चे की थ्योरी को खुद बनाता है। इस तरह से वो इकोनॉमिक्स जो हो गया वो छोटे लेवल पे, एक कह सकते हैं छोटे से घर में आप आ जाइए तो उसमें जो मनी का जो प्रैक्टिकल वे यूज करने का होगा वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, उससे मोल भाव करते हो, तो आप डिमांड करते हो, वो सप्लाई करता है, तो दोनों में वो मोल भाव होता है। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आ जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपके बड़े लेवल पर काम करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, पूरे देश का जो इकोनॉमिक्स होगा वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जैसे कि मुद्रास्फीति, रुपये का भाव गिर गया, रुपये का भाव बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया, बजट आ रहा है, टैक्स में बढ़ोतरी हो गई, अन्य बेरोजगारी है, ये सब आपका हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। बड़े लेवल पे ये बात होती है। जैसे कि बजट यहाँ पर यूज हुआ है, जो कि आर्टिकल 112 में हमारे संविधान में मिलेगा, लेकिन संविधान में बजट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बजट के लिए हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, ना कि बजट लिखा गया, ठीक है। बजट की जगह हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ गया, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी आ गया, पॉपुलेशन आ गया, देश की आय आ गई, ये सब जो बड़े लेवल पे बात होती है वो आपका आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछिएगा। बजट से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे दी मैंने। एक इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बीच बीच में बताता जाऊंगा। जैसे कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये नागपुर में है। बजट से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे रेल बजट को आम बजट से 1924 में विलियम अकवर्थ कमेटी के कहने पर हुआ था। रेल बजट और आम बजट दोनों को मिला दिया गया था, ठीक है। रेल बजट को आम बजट से 1924 ईस्वी में अलग किया गया था। सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है,
रेल बजट को आम बजट से 1924 ईस्वी में विलियम अकवर्थ कमेटी के कहने पर अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो 1924 ईस्वी में। किस कमेटी के तहत किया गया था? विलियम अकवर्थ कमेटी के तहत। लेकिन 2017 में दोनों को वापस मिला दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एक है हमारा 1921 का एक जिक्र आता है कि साल 1921 में पहली बार जनसंख्या काफ़ी घट गई थी, इसलिए इस वर्ष को ईयर ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड कहा जाता है। जनसंख्या विभाजन का वर्ष जो है वो 1921 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय एक भीषण अकाल पड़ा था। इतना अकाल पड़ा था कि खाने पीने के चीज़ों की काफ़ी कमी हो गई थी। इस कारण से काफ़ी जनसंख्या में कह सकते हैं कि गिरावट आई थी, काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, इस तरह से अगला देखते हैं पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि मुद्रा इन्फ्लेशन को या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि मुद्रास्फीति को क्या करती है? कंट्रोल करती है। आरबीआई का जिक्र हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 आप इसे याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, अब कहाँ हो गया? शिफ्ट होकर के मुंबई में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पहले था कोलकाता में, अब 1937 से मुंबई में है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अब इकोनॉमिक्स में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो कि इकोनॉमिक्स के सेक्टर हैं। इकोनॉमिक्स को 3 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक और टर्शियरी। प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 भागों में इसे बांटा गया है। प्राथमिक में मेनली क्या होता है? कच्चे मटेरियल होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया और पशुपालन हो गया, खान हो गया, कोयले का खदान हो गया, सेरीकल्चर हो गया, मच्छी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन सेरीकल्चर होता है, रेशम कीट पालन होता है सेरीकल्चर, सॉरी। तो ये कच्चे मटेरियल है जो कि बेसिक रूप से यहाँ पर ये उत्पादन होता है। उत्पादन ही मतलब कि आमतौर पर ये पाया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर है, शुरुआत उसकी खेतों से ही होती है, मेन जो है वो। बाकी आटा वगैरह जो पैकेट में आता है वो तो बाद की बात हो गई। शुरुआत जो है वो आटे की एग्रीकल्चर से ही होती है। तो कच्चा माल जो हमें प्रोवाइड करता है वो होता है प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है द्वितीयक सेक्टर, इंडस्ट्रीज। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसमें इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया था। ये इंडस्ट्री क्या करता है? इस कच्चे माल को किसी उपयोग करने लायक चीज में बदल देता है। जैसे कि एग्रीकल्चर से हम कह सकते हैं पिज्जा बन गया। ठीक है, फिशिंग से तो आपका क्या बन गया? मछली पालन हो गया। इससे आपका मच्छी से बना सकते, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आपका लिपस्टिक वगैरह सब मच्छी से ही शायद बनती है। पोल्ट्री हो गया, अंडा बन गया। ठीक है, उससे आमलेट बन गया, वो बाजार में चला गया। ठीक है, एग्रीकल्चर से सेरीकल्चर अगर रेशम कीट पालन, कॉटन बन गया, उससे तकिया पर हम सोते हैं। ठीक है, तो वैसी चीज़ों को जो द्वितीयक सेक्टर है या फिर सेकेंडरी सेक्टर है, उद्योग इसमें मुख्यतः होते हैं, वो उसे एक उपयोग करने लायक चीज़ में बदल देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, माइनिंग की, लोहे की माइनिंग की, उससे मोटरसाइकिल बना दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक ये इंडस्ट्री में ही है। और टर्सरी सर्विस जो तीसरा है, इसे हम सर्विस सेंटर भी कहते हैं। रिटेलर स्टोर्स, दुकान में चला गया, शिक्षा हो गया, संचार हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, बीपीओ हो गया, रेस्टोरेंट, होटल, सैलून, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सब का सब आ जाता है आपका सर्विस सेंटर में। जैसे कि यहाँ से बना सकते हो कि यहाँ से चावल गेहूँ बना, यहाँ से उसकी आटा बन गया, उस आटे से बिस्किट बना दिया, तो वो तीसरे सेक्टर में आ जाएगा। माइनिंग किया हमने, लोहे की माइनिंग की, उसे मोटरसाइकिल बनाया, मोटरसाइकिल को हमने रिटेल रेस्टोरेंट में दे दिए, वहाँ पर लोगों ने उसका परचेज कर लिया। यानी कि सर्विस सेंटर वो होता है जो द्वितीय सेंटर में जो चीज़ें बनती है उसे लोगों तक पहुँचाती है। ये कच्चे माल का उत्पादन करती है, कच्चे माल को उपयोग करने लायक चीज़ों में बदलती है, और ये उपयोग करने वाली चीज़ों को लोगों तक पहुँचाती है। जैसे बैंकिंग हो गया, तो ये किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं करती है, ये लोगों को सर्विस देती है। इंश्योरेंस हो गया, LIC हो गया, ये किसी चीज़ को बनाती नहीं है, लेकिन ये सर्विस देती है।
सर्विस हो गया जैसे BSNL हो गया, टेलीकॉम में आ जाता है, वो रिलायंस हो गया, ये किसी चीज़ को बनाती नहीं है लेकिन ये लोगों को सर्विस देती है। रेलवे भी वैसे ही हो गया, सलून हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बस हो गया, कुछ भी मान लीजिए आप, जहाँ पर लोगों को सर्विस दी जाती है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। तो प्राथमिक सेक्टर जहाँ से मूलतः चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, माइनिंग, रेशम कीट पालन, मच्छी कीट पालन, ये सब हो गया आपका। द्वितीय सेक्टर में इंडस्ट्री मुख्यतः होती है, कच्चे माल को वो इंडस्ट्री एक उपयोग करने वाली चीज़ में बदल देती है, और सर्विस सेंटर उस उपयोग करने वाली चीज़ को लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि प्राइमरी जो क्षेत्र हमें एक वस्तु बनाने के लिए कच्चा माल देती है, ठीक है, प्राइमरी हो गया वो। सेकेंडरी या इंडस्ट्री जो कच्चे माल का उपयोग कर एक फिनिश्ड गुड्स को तैयार करते हैं, यानी कि एक उपयोग करने वाली चीज़ में बदल दे। वो लोहा पड़ा हुआ तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसी को एक आप कुदाल बना दो, उसका चेन बना दो, तो साइकिल में उसका उपयोग हो सकता है। टर्शियरी सर्विस सेंटर जो है वो, सर्विस सेक्टर जो है वो जो फिनिश्ड गुड्स को जनता तक पहुंचाने दे या किसी सर्विस को लोगों तक पहुंचाए। सर्विस जैसे कि टेलीकॉम हो गया, शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब टर्सरी में आ जाएगा वो। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अभी एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कि प्राइमरी है। अभी तो थोड़े बहुत हम लोग सर्विस सेक्टर पर भी आए हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो GDP डिपेंड करती है सर्विस सेक्टर पे, लेकिन पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अभी भी इसमें लोग 50% काम कर रहे हैं, जितने भी हैं 50% से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं वो। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही इंडस्ट्री बेस्ड है, यानी कि सेकेंडरी है। वहाँ पर इतने ज़्यादा उद्योग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आप कह सकते हो मोबाइल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाते हैं। तो चाइना की इकोनॉमी है जो वो, हमारे बच्चे यहाँ पर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ के बच्चे छोटी छोटी चीज़ें, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाते हैं वो। लेकिन अमेरिका की जो कंपनी है वो पूरी तरह से सर्विस बेस्ड, यानी कि टर्शियरी है, वहाँ पर सिर्फ सर्विस दी जाती है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड है, टर्शियरी में आता है वो। वहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। गए ऑफिस में काम किए, बिजनेस वगैरह किए, घर बैठे बिजनेस करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं, उसी से अमेरिका की इकोनॉमी चलती है। हमारे देश की GDP में जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर की है। मैंने अभी बताया, पहले कृषि का था लेकिन अब सर्विस सेक्टर का हो गया है। उसके बाद इंडस्ट्री का है, उसके बाद कृषि का है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा जो GDP आती है वो किससे आती है, तो वो सर्विस सेक्टर से ही आती है। दूसरे नंबर पर है इंडस्ट्री और तीसरे नंबर पर है प्राथमिक या फिर कृषि से आती है। ये तो GDP में योगदान हो गया, लेकिन अगर कहे कि रोजगार में कौन ज़्यादा योगदान देता है, तो रोजगार में सबसे ज़्यादा प्राइमरी यानी कृषि पर ही लोग सबसे ज़्यादा निर्भर हैं अभी। और फिर उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रीज, दूसरा जो सेक्टर है उस पर, और सबसे लास्ट में है वो सर्विस सेक्टर। GDP में सबसे ज़्यादा सर्विस, लेकिन रोजगार में सबसे ज़्यादा प्राइमरी। किसी भी देश की इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री का है वो। अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ को उपयोग करने वाले चीज़ों में बदलना बहुत ही मुश्किल होगा। बाकी सेक्टर की भी भूमिका होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर का ही होता है, क्योंकि वही एक उपयोग करने वाली चीज़ के रूप में कच्चे माल को बदल करके देती है, जो कि सर्विस सेक्टर वाले उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। अब है कि सेक्टर पर आधारित देख लीजिए कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी डेवलप्ड है, जैसे अमेरिका है, अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वो प्राइमरी सेक्टर पर आधारित होगी, बिल्कुल कृषि पर आएगा वो। डेवलपिंग कंट्री जो होगी वो सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री पर होगा वो, और डेवलप्ड जो होगा जैसे अमेरिका है वो सर्विस सेक्टर पर आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में वो आ जाएगा। तो मेन कारण यही है कि इंडस्ट्री से अगर आपके पास है तो आपकी GDP में बढ़ोतरी होगी, धीरे धीरे आप सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तभी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, डेवलपिंग कंट्री वो बन चुका था, इंडस्ट्री पर उसकी सारी इकोनॉमी बेस्ड थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी, तो इंग्लैंड में आई थी। कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दिया हूँ, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी मतलब होता है कि रिश्या करते हैं या फिर झगड़ा वगैरह जो होता है उसका हेडक्वार्टर लंदन में है वो। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 ईस्वी में।
यूनाइटेड नेशंस का भी न्यूयॉर्क में भी है, और मॉनेटरी फंड का IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या फिर वर्ल्ड बैंक का इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो आज का पहला चैप्टर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स को और भी बांटा जाता है। तो कैसा लगा लेक्चर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी ही दूसरा लेक्चर में अपलोड करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।